अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो कुछ लर्न करता हूँ वो साथ अपने तजिए के मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज की वीडियो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देनी है। मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों को हमें पैसे के बारे में, लाइफ सेविंग के बारे में, वेल्थ के बारे में समझाना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनको बड़ों ने नहीं सिखाया, ना ही वो क्वालिफाइड थे। मैं अपने बड़ों की बात करता हूँ। आई एम श्योर कि आपके बड़े मेरे बड़ों से ज़्यादा फाइनेंशियली एजुकेट होंगे, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। आज हम यहाँ से लर्न करते हैं जो कुछ मैंने लर्न किया है। आज इस वीडियो में ये 10 मिनट का एक क्लिप है। इस मैं समझता हूं कि जो बंदा अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने बड़ों के मुस्तकबिल, अपने खानदान और अपने मुस्तकबिल के बारे में कंसर्न है, ये 10 मिनट की वीडियो है। हाईली हाईली एजुकेशनल वीडियो है। ये मैंने वैसे अपने ट्विटर अकाउंट पे रीट्वीट भी किया। अगर आप इसको वॉच करना चाहें वॉच कर लें, लेकिन मैंने जो इस वीडियो से लर्न किया आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बिटगेट का मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कॉपी ट्रेडिंग का फीचर है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है बिटगेट के यूजर्स में। इसी वजह से वो इसके हवाले से कैंपेन कर रहे हैं अच्छी खासी। अभी इनकी करंट कैंपेन है जो कि 6 दिसंबर से स्टार्ट और 13 दिसंबर तक चलेगी। ये कहते हैं जो भी बिटकॉइन बिटगेट का यूजर इनका कॉपी ट्रेडिंग का फीचर यूज करेगा, यानी वो दूसरे ट्रेडर्स को फॉलो करके ट्रेडिंग करेगा इनके प्लेटफॉर्म पे, अगर उसकी फर्स्ट ट्रेड किसी मिस्टेक की वजह से लॉस में चले जाती है तो वो उसको 1000 बीजीबी टोकन का बैकअप देंगे, यानी वो एक तरह का रिफंड देंगे। अगर उसको लॉस होगा तो उसमें से 1000 बीजीबी टोकन जो है उसको रिफंड करेंगे। ये मेरी नजर में एक बड़ी अच्छी बात है। खसूसन उन ये जो कॉपी ट्रेडिंग फीचर है ये स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको ट्रेडिंग नहीं आती। ऑलरेडी मैंने इस फीचर से मुतल्लक 2-3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग YouTube पे लिखें इल्मे आलम कॉपी ट्रेडिंग, और ये वाली ऊपर वाली वीडियो आपने वॉच करनी है क्योंकि इस वीडियो में मैंने वकार जकास का साहब को स्पॉट किया है। वो भी बिटगेट के ऊपर खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं और साथ अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। अगर आप वकार जकास साहब को फॉलो करना चाहते हैं तो ये वीडियो वॉच करें। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, इस वीडियो के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया कि मुकद्दस भाई आप के इस फीचर के बाद मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, थैंक यू वेरी मच, मुझे अब प्रॉफिट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप में से जो जो लोग कॉपी ट्रेडिंग के इस बिटगेट के इस फीचर को यूज कर रहे हैं अपना फीडबैक दें, ताकि मुझे भी पता चले। एक बंदे पे मुझे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग जो है इस फीचर से फायदा उठा रहे हैं, और मेरी कम्युनिटी वालों को भी पता चले जो बेचारे नहीं इस फीचर को यूज कर रहे हैं। और ये खसूसन उन लोगों के लिए, उनको तो लाजमी करना चाहिए जो कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं। क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं जी। मार्केट ओवरऑल आपको थोड़ा हेल्थी नजर आ रही है, को बहुत ज्यादा मार्केट आपको पंप करती नहीं नजर आ रही, लेकिन बहरहाल मार्केट रेड नहीं है। बीटीसी की प्राइस की तरफ अगर नजर डालें करंटली, तो बीटीसी की प्राइस में आपको कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी मार्केट अपडेट्स, लेकिन एक फरमाइशी वीडियो आ गई। मुझे कहा गया जी कि आप बताएं, आप अपनी तजावीज़ दें कि कैसे हम अपने जो मुल्की माली मुश्किलात हैं उसमें कमी ला सकते हैं। तो कल मैंने वो एक फरमाइशी वीडियो बनाई थी, लेकिन कल जब मैं मार्केट अपडेट्स ले रहा था तो बीटीसी की प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही थी और नीचे आ रही थी। मुझे लग रहा था कि दोबारा यहाँ से प्राइस जो है वो बाउंस होगी, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। बीटीसी की प्राइस जो है पिछले एक हफ्ते की तरह यहाँ पे अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी 16,700 की प्राइस एक अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठी है। क्योंकि इससे नीचे भी एक सपोर्ट है 15,760-70 की रेंज में, ये भी एक्सपोर्ट है बीटीसी की। लेकिन पिछले एक हफ्ते से बीटीसी की प्राइस जो है ना तो कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है और ना ही ये सपोर्ट ब्रेक हो रही है, ना ही प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहता हूं थोड़ा सा बीटीसी की प्राइस की जो हिस्ट्री है उसका हम जायजा लें, ताकि हमें पता चले कि ये बीटीसी की प्राइस जो है मुस्तकबिल में कहाँ जा सकती है। नीचे जाएगी, क्रैश करेगी, क्या होगा, या साइडवेज चलेगी। 12-13 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग होनी है और 12-13 तारीख को ही एक और रिपोर्ट आनी है। ये यानी 12-13 दिसंबर को आपको बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। अगर कोई और गड़बड़ नहीं होती तो 12-13 तारीख को तो लाजमी आपको नज़र आएगा, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग में अगर तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो 50 बेस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अगर तो एज एक्सपेक्टेड होता है तो मार्केट में क्रैश हमें नजर नहीं आएगा, शायद मार्केट थोड़ा पंप करती नजर आए।
अगर 50 की बजाय वो 75 या 100 बेस पॉइंट पूरा 1% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो मार्केट मजीद हमें 15,700 की प्राइस को भी क्रैश करते हुए नजर आ सकती है। गो के शायद इतना ज्यादा क्रैश ना हो, या ये भी हो सकता है कि दोबारा 15,700 की प्राइस को टच करे। क्रैश लाजमी होगी उस इंटरेस्ट रेट की वजह से। अच्छा, अब मजीद मैं चाहता हूं थोड़ा हिस्ट्री का जायजा लें। बीटीसी की प्राइस ने पिछले साल नवंबर के महीने में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये देखें जी, अपना ऑल टाइम हाई बनाया था ऑलमोस्ट $69,000 की प्राइस में। उसके बाद चूंकि मार्केट जब अपना ऑल टाइम हाई बनाती है तो फिर मार्केट ने करेक्शन करनी होती है। जिन लोगों ने नीचे से बाय किया उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, या जिन्होंने लेवरेज लिए होते हैं उस लेवरेज को रीबैलेंसिंग करने के लिए भी मार्केट मैनिपुलेशन होती है। अब रूटीन पे जैसे मार्केट ऊपर जाती है फिर उसके बाद करेक्शन करती है, जिगजैग बनाती है, इसी तरह का सिलसिला था। लेकिन मार्केट इस बार क्या हुआ, मार्केट जब नीचे आई तो इस दौरान ही ग्लोबल रिसेशन की खबरें आना शुरू हो गई। उसका क्रिप्टो मार्केट, दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। अब ये प्रेशर जब पड़ना शुरू हुआ तो बिटकॉइन की प्राइस ने अपनी एक्सपोर्ट बना ली नीचे $35,000 की प्राइस पे। अब वो $35,000 की प्राइस जो है वो सपोर्ट बनती गई। वो सपोर्ट भी मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से मजीद सेल प्रेशर और ग्लोबल जो रिसेशन है उसके प्रेशर की वजह से वो सपोर्ट ब्रेक हुई और बीटीसी की प्राइस आ गई नीचे जी अपने हिस्टोरिक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर 28,000 की रेंज के ऊपर। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीटीसी की प्राइस 28,000 को ब्रेक नहीं करेगी, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन इसी दौरान एक हादसा हो गया, इसी दौरान लूना क्रैश हो गया। लूना क्रैश क्यों हुआ, मेरा मानना यह है कि आपको वो जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने ये 10 मिनट की वीडियो क्लिप से ही लर्न किया और उस पर मेरा अपना तजिया है। लूना इस वजह से क्रैश हुआ क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के बाद बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि अब आने वाले वक्तों में वो फ्लैश आउट होंगी और उस वजह से बाकी जो स्टेबल, जो सही साउंड मनी वाली क्रिप्टो करेंसीज है वो बाकी रहेंगी। लूना क्यों क्रैश हुआ, क्योंकि लूना मार्केट में हाई यील्ड जो है वो ऑफर करवा रहा था, यानी रिटेलर्स में और मार्केट मेकर्स में हाई यील्ड प्रोडक्ट्स जो थी वो बहुत पॉपुलर थी। 2021 में लूना ने कहा जी कि लूना एक टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट था जो कि 20% अप टू 20% आपको इंटरेस्ट देता था पर एनम, जो कि किसी भी रवायती फाइनेंशियल सेक्टर में देख लें कोई दुनिया का बैंक आपको 20% पर एनम ऑफर नहीं करवाता था। तो रिटेलर्स ने हाई यील्ड, ये सिर्फ लूना की बात नहीं है, मार्केट में लूना की तरह के और बहुत से क्रिप्टो करेंसीज थी जो आपको कहती थी हमारा टोकन आप पकड़ें, बाय करें, स्टे करें, हम आपको 100% देंगे, हम आपको 70% देंगे। लेकिन ये रिटेलर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन ये चूंकि सस्टेनेबल मॉडल नहीं था तो इसने क्रैश होना ही था। जब ये क्रैश हुआ तो ये जो स्ट्रॉन्ग प्राइस थी 28,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो ब्रेक हो गई। क्यों ब्रेक हुई, क्योंकि एक तो क्रैश का एक पैनिक था, हर बंदा अपना सेविंग बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, ये हाई यील्ड नैरेटिव दफन हो गया, ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन वाला जो नैरेटिव था वो दफन हो गया। मुझे आज भी याद है जिन दिनों ये लूना क्रैश नहीं हुआ था, ये जितनी नियर प्रोटोकॉल, ये एडा प्रोटोकॉल, इसी तरह ट्राउन फाउंडेशन, ये सारे जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन थी ये भी अपना अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो लॉन्च करनी थी, क्योंकि और वो भी लूना की तरह इसी तरह हाई यील्ड ऑफर करवा रही थी। क्यों, क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स को, मार्केट के कैपिटल को ये कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही लूना का क्रैश हुआ मार्केट से इन्वेस्टर आउट होना शुरू हो गया, एग्जिट होना शुरू हो गया। मार्केट में आपको इस वक्त जो करंट मैं वीडियो बना रहा हूं, लूना के बाद से लेके अभी तक मार्केट से इन्वेस्टर आपको आउट होता नजर आ रहा है। मार्केट में इस वक्त सिर्फ होल्डर आपको नजर आ रहा है। इन्वेस्टर मार्केट को मोमेंटम देता है, जो होल्डर होता है वो रिटेलर होता है। रिटेलर से मराद जिसने छोटी इन्वेस्टमेंट से लेके बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है लेकिन इंडिविजुअल सतह पे करता है। जो मार्केट मेकर्स हैं वो इस वक्त पैनिक है, वो इस वक्त खौफ में है। लेकिन ये खौफ का आगाज हुआ लूना से। तो ये हाई यील्ड नैरेटिव जो कि पॉपुलर था बहुत ज्यादा, वो इस लूना के क्रैश के बाद जो है दम तोड़ गया। अच्छा जी, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट की प्राइस जो है फिर दोबारा कई हफ्तों, ये यानी मई जून को ये क्रैश आया, 28,000 की रेंज ब्रेक हुई। इस नैरेटिव के दफन होने की वजह से मार्केट नीचे आई।
मार्केट ने नीचे का अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ली 18,000 की रेंज में। उसके बाद मार्केट कई बार नीचे आई, फिर ऊपर गई तो फिर नीचे आई, मतलब ऊपर भी गई तो जो 28,000 की रेंज थी उसको दोबारा टच नहीं किया। यानी जब तक 28,000 की रेंज ब्रेक ना होती उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते थे कि भाई इन्वेस्टर मार्केट में दोबारा एंटर हो गया। फिर कई महीने जो है मार्केट उसी तरह ट्रेड होती गई, लेकिन बीटीसी की प्राइस ने अपनी 18,000 की रेंज को ब्रेक नहीं किया था। ये प्रेशर आगे बढ़ता गया तो आगे आ गया जी अगला क्रैश, एक अगला वाकया हो गया जो कि रिसेंटली पिछले महीने हुआ, एफटीएक्स क्रैश हो गया। अब एफटीएक्स क्यों क्रैश हो गया, अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है आइंदा आपको इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो मार्केट की, बीटीसी की मूवमेंट की भी आपको समझ आ जाएगी। एफटीएक्स इस वजह से क्योंकि एफटीएक्स ओवर लेवरेज था। एफटीएक्स ने जो लेंडिंग की थी दीगर हेज फंड्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को कि भाई आप हम पैसे लेके आप क्रिप्टो फंड, जो लैंडिंग की थी उतने उसके पास फंड्स नहीं थे जितने उसने लैंडिंग की थी, और ये सारे का सारा जो था लेवरेज बेस्ड था। तो अब लेवरेज बेस्ड जो नैरेटिव है वो दफन हो रहा है, और ये लेवरेज बेस्ड, ये जैसे लूना क्रैश हुआ था, लूना के साथ साथ उस नैरेटिव पे, हाई यील्ड नैरेटिव पे जितने प्रोजेक्ट थे सब पे एतमाद खत्म हो गया। इसी तरह अब एफटीएक्स जो कि एफटीएक्स तो क्रैश हुआ है ना, लेकिन ये लेवरेज वाला जो सिलसिला है ये सिर्फ एफटीएक्स नहीं है, मार्केट के ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस, मुझे इजाजत है बाइनांस ने सिर्फ कहा है कि हम भाई ओवर लेवरेज नहीं है, हम लेवरेज लेके नहीं करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट मार्केट के सारे एक्सचेंजेस आपको अगर कोई इंडिपेंडेंटली उनका ऑडिट करेगा तो पता चलेगा वो भी एफटीएक्स की तरह ओवर लेवरेज हैं, वो भी अपने टोकन बना के आउट ऑफ थिन ईयर सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं और उसके ऊपर भी लेवरेज ले रहे हैं, फिर लोगों का पैसा जो है वो लेंड कर रहे हैं। ये सारा नैरेटिव भी दफन होता। अब ये सारी जो क्रिप्टो इकोनॉमी बिल्ड हुई थी पिछले चंद सालों में, वो सारी इकोनॉमी जो है वो दफन हो रही है, ये सारे नैरेटिव जो है वो दफन हो रहा है। अब यहां तक जितनी मैंने गुफ्तगू की है आपको डार्क साइड नजर आ रही है, क्या ऐसा ही है? इसको हमने थोड़ा गैस करना है, लेकिन सबसे पहले ये 10 मिनट की जो वीडियो मैंने वॉच की उससे मैंने क्या लर्न किया, मैं चाहता हूं मैं जरा थोड़ा सा आपको इकोनॉमी के हवाले से एजुकेट कर दूं, फिर आपको क्रिप्टो मार्केट को भी प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। इकोनॉमिस्ट का कहना है जो पूरी एक आलमी कसाद बाजारी या ग्लोबल रिसेशन जिसे बोलते हैं ये जो चल रही है, इकोनॉमिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के वो कह रहे हैं कि ये एंड ऑफ डेथ साइकिल है। डेथ साइकिल क्या होता है? मल्टी जनरेशनल, यानी नस्ल दर नस्ल, जब कोई इकोनॉमी में उसकी पब्लिक और उसका प्राइवेट जो डेट है, जो कर्जा है, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अनसस्टेनेबल हो जाता है। अब ये कर्जा बढ़ता कैसे है? मुझे याद है पिछले दिनों जब मैं दुबई गया फैमिली के साथ, तो मेरा दिल किया कि मैं वहां के प्रॉपर्टी का जरा तरीकाकार देखूं कि वहां अगर दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में तो क्या तरीका है। मैंने दमाग और एक दो और रियल एस्टेट वहां के जाइंट उनके ऑफिस विजिट किए, सेम वही मॉडल पूरी दुनिया पर। मैं आपको मॉडल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। दुनिया के जितने मॉडर्न सिटीज हैं, मॉडर्न कंट्रीज हैं, उनकी सारी इकोनॉमी डेट बेस्ड होती है। डेट बेस्ड क्या होती है? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो जो अमूमी सतह पे जो आम बंदा है उसको तो पता है यार मैंने घर लेना है, तो घर लेने के लिए मेरे पास पैसे होंगे तो ही मैं घर ले सकूंगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं घर नहीं लूंगा। दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने घर लेना है तो मैं बैंक को कहूंगा जी जनाब मुझे घर ले दो, इसको मॉर्टगेज इकोनॉमिक मॉडल बोलते हैं। बैंक मुझे घर ले देगा, मैं जॉब कर रहा हूं, उस जॉब में से मेरे बैंक का जो कर्जा है वो भी उतरा है, मैंने गाड़ी लिया है, मेरा उसका कर्जा भी, यानी मेरी रोजमर्रा जिंदगी की एक एक चीज मैंने उधार पे ली है, और मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब करके मेरा कर्जा रोज के रोज आ रहा है। और ये सारी एडवांस कंट्री का एक इकोनॉमिक मॉडल है, इससे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जब ये ओवर लेवरेज हो जाती है सारी इकोनॉमी, जो कि करंट इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी सूरत हाल है, तो ये एंड हो जाता है डेथ साइकिल का। उसके बाद डेथ जो कर्जा है उसकी रिसाइकलिंग होती है। जब वो रिसाइकलिंग होती है अनसस्टेनेबल, जो कि करंट पूरी दुनिया की इकोनॉमिक सूरत हाल है। क्यों? ये देखें आप, ये पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 75% है इस वेबसाइट के मुताबिक।
और अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशो है 120%, कई लोग कहते हैं 125% है। डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है? मिसाल के तौर पे जीडीपी क्या है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे घर में 4 अफराद हैं कमाने वाले, अब वो महीने का कमा के लाते हैं 2 लाख रुपया, हमारे घर की जो इनकम है वो 2 लाख रुपया, लेकिन घर के सिस्टम को चलाने के लिए मेरे ऊपर कर्जा है 1 लाख रुपया। तो डेट टू जीडीपी रेशियो का क्या मतलब है कि 2 लाख जितना मैं कमाता हूं उसका 50% तो मैं कर्जा दे देता हूं, 1 लाख रुपया बचता है मजीद अगला हफ्ता या एक महीना चलाने के लिए। इसी तरह ये जो कंट्रीज की जो जीडीपी होती है ये उसकी कमाई होती है, उसकी कमाई का यानी पाकिस्तान की जितना कमाता है उसका 75% तो उसने कर्जे देने होते हैं, 25% से उसने सारा मुल्क चलाना होता है, मिलिट्री एक्सपेंसेस, बाकी ये सारा मुल्क चलाना होता है। जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से भी कर्जे के मामले, उनका जो डेट है मेरा ख्याल है कोई 35 ट्रिलियन, कोई 35,000 अरब डॉलर का उसने सारी दुनिया को, मालियाती इदारों को उसने कर्जा देना है। और डेट टू जीडीपी यानी 125 गुना जितना अमेरिका कमाता है उससे 25 गुना ज्यादा उसने दुनिया का कर्जा देना होता है। तो ये पाकिस्तान की 75% डेट टू जीडीपी रेशो से हमारे ये माली हालात हैं। तो आप सोचें अमेरिका का, अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर ऐसा है तो सारी दुनिया डॉलर क्यों ले रहा है, डॉलर क्यों मजबूत है? इस वजह से क्योंकि वहां के सियासतदान अपनी आवाम का सोचते हैं। उनके सियासतदानों ने डॉलर को, उनकी अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बना लिया। अब दुनिया भर में जो बंदा जैसे गोल्ड में अपनी सेविंग करता है उसी तरह वो डॉलर की सेविंग कर रहा है, बावजूद इसके कि डॉलर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आपके सामने बता रहा हूं कि जो डॉलर, जो अमेरिकी इकोनॉमी है वो ओवर लेवरेज है, 125% उनका डेट टू जीडीपी रेशियो है, तो उनकी इकोनॉमी खोखली है, किसी वक्त भी फटने वाली है। लेकिन इसके बावजूद डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके सियासतदानों ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बना लिया। दुनिया के मुमालिक में सारे सरमायादार लोग डॉलर में अपनी जमा पूंजी को महफूज कर रहे हैं, उसको सेव हेवन समझ के। लेकिन ये सेव हेवन किसी वक्त भी बस्ट हो सकता है। और इसी वजह से अगर दुनिया का सबसे बड़ा माली तौर पे मजबूत मुल्क अगर बस्ट होता है उसकी इकोनॉमी मॉडल, तो उसका इंपैक्ट भी सारी दुनिया पे आएगा मेरे दोस्तों भाइयों। इस वजह से मैं कह रहा हूं। अच्छा, अनसस्टेनेबल, अब ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो होती है, इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि हिस्ट्री ये बताती है कि ये बड़ी बड़ी पेनफुल होती है। जो इस वक्त करंट आपको सिचुएशन नजर आ रही है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा बड़ा मुश्किल से, तो हमें तो ऐसा लगता है ना अमेरिका के हालात, नहीं नहीं, वहां जैसे हमारे यहाँ गरीब बंदा जो मिडिल क्लास तबका जो पिस रहा है, वहां भी यही सिचुएशन है। वो चूंकि ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम उनकी ज्यादा है, लेकिन वहां पे अगर बंदा कोई बेरोजगार है उसके हालात हमसे भी ज्यादा बुरे हैं। हमारे तो यहाँ कोई हमसाया, कोई रिश्तेदार एक दूसरे की हेल्प कर देता है ना, वहां तो ये भी चीज नहीं है। वहां पे किसी को किसी, वहां मटीरियलिज्म ज्यादा है। तो वहां पे बंदा, अगर कोई बंदा जॉबलेस होता है तो वो ज्यादा सफर करता है बनिस्बत हमारे ये गरीब ममालिक है जहां चैरिटी का रुझान ज्यादा होता है। तो ये डिप्रेशन, लॉस वगैरह, ये जो इकोनॉमी के ऊपर जब इस तरह की सिचुएशन होती है जो कि करंट आपको नजर आती है, तो फिर उससे अवाम क्या करती है? अवाम का एतमाद अपने पैसे के ऊपर से चला जाता है। फिर अवाम क्या करती है? अपनी जमा पूंजी महफूज करने की तरफ जाती है। हिस्ट्री यह बताती है कि लोग जो हैं सोना या और कोई मेटल्स, चांदी वगैरह इस तरह, या जमीनें खरीद के रख लेते थे, यानी उनका अपनी इकोनॉमी से एतमाद उठ जाता है। जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, सेम यही सूरत हाल हिस्ट्री में जब जब भी आई है तो लोगों ने अपनी जमा पूंजी महफूज किया है। इस बार थोड़ी सूरत हाल मेरे दोस्तों भाइयों मुख्तलिफ हो रही है। इस बार हम इंसानों को, हम अवाम को एक बेहतरीन अल्टरनेटिव नजर आ रहा है जो कि मेटल से, जो कि लैंड से ज्यादा बेहतर है, वो है बिटकॉइन। क्यों? गोल्ड में मैं जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया ना कि हमारे बड़े जानते होंगे, कि मुझे आज भी याद है, जो मेरी एज या मेरी एज से ज्यादा होंगे उन्होंने लाजमी खबरें सुनी होंगी कि भाई फलां ने अपने घर के जब खुदाई की तो नीचे से जनाब सोना निकला। ये सोना इस वजह से निकला क्योंकि जब हमारे इंडो पाक में
माइग्रेशन हो रही थी तो लोगों ने अपनी जमा पूंजी थी अपने घरों के नीचे ज़मीनें खोद के उसके नीचे महफूज कर दी थी कि अगर दोबारा हमें मौका मिला, हालात दुरुस्त हुए, हम वापस आएंगे तो अपनी जमा पूंजी दोबारा निकालेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। तो जिन जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी महफूज करनी है, गोल्ड में अगर आप करते हैं, पहले नंबर पे तो गोल्ड में करने के बड़े मसाइल हैं। सबसे पहले तो गोल्ड को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आप किसी से गोल्ड लेते हैं तो जब तक आपके पास कोई अच्छा टूल नहीं होगा आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। आपको कोई आजकल तो ऐसे आर्टिफिशियल गोल्ड आ गए हैं जिसको कोई अच्छी तरह जो टूल्स हैं वेरीफाई करने वाले वो ना हो तो आप कर ही नहीं सकते। तो गोल्ड को इसके अलावा कैरी करना बहुत मुश्किल है। खुदा न खासा को मसला होता है तो आप एक जगह से लेके दूसरी जगह, अगर आप फॉर एग्जांपल 100 तोले सोना या 20 तोले सोना लेके जाएंगे, उसको संभालना भी बहुत बड़ा स्यापा है। सिर्फ सोना नहीं, मेटल्स, जितने मेटल्स हैं। इसी तरह लैंड है, तो लैंड तो इमोबाइल नहीं है। आपने जो जमीन खरीदी है तो अगर आपको कहीं अपनी जान, अपने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपने खानदान की जान बचाने के लिए कहीं जाना पड़े तो आपकी तो जमीन गई, आपकी सारी जमा पूंजी गई। लेकिन बिटकॉइन मेरे दोस्तों भाइयों एक ऐसी एक उम्मीद की किरण है, एक ऐसी रोशनी है जो हमें इस तरह की सिचुएशन में हमारे सरमाए, हमारे जमा पूंजी को महफूज कर सकती है। डिसेंट्रलाइज है गोल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपसे छीनी जा सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन जो कि एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है जो जब दिल चाहे मनी को प्रिंट कर दे। ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसका कोई फाउंडर नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई इस मार्केट को चेंज नहीं कर सकता। और ये ग्लोबल एक इसकी ऑनरशिप है, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। और इसकी सबसे कमाल चीज ये है कि आप इसको हार्डवेयर वॉलेट में डाल सकते हैं। आप इसको अगर कंप्यूटर वगैरह में नहीं रखना तो आप इसके सीड फ्रेजेस मेमोराइज कर सकते हैं। 12 वर्ड के सीड फ्रेजेस को याद कर लें, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आपका पैसा आपके साथ जाएगा। तो इस वजह से दुनिया अब इस तरफ देख सकती है, देर सवेर दुनिया ने इस तरफ जाना है। जब इस तरफ जाना है तो फिर मेरी नजर में बिटकॉइन की प्राइस को आपको मिलियंस डॉलर में जाते हुए देखेंगे। लास्ट में सिर्फ कि सीबीडीसी मेरी नजर में, कल की वीडियो में मैंने बताया कि पाकिस्तान को अपना सीबीडीसी लॉन्च करना चाहिए, वो एक और एंगल था। आज मैं इसका एक और एंगल आपके साथ पेश करना चाहता हूं कि सीबीडीसी मेरी नजर में जो हमारा करंट फियाट सिस्टम है उससे ज्यादा खतरनाक है, यानी हमारे कैश सिस्टम से ज्यादा खतरनाक है इस सेंस में, क्योंकि अगर मेरे पास करंटली मेरे पास पैसा है तो गवर्नमेंट एटलीस्ट मेरे से छीन तो नहीं सकती अगर मैं उसको छुपा देता हूं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट, सारी दुनिया की हुकूमतें अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च कर देती है, कैश सिस्टम खत्म हो जाता है और सबके पास डिजिटल करेंसी आ जाती है। तो जैसे ब्लॉकचेन में कोई भी ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम वॉलेट्स को ब्लॉक कर देता है, इसी तरह टेथर भी जो है किसी भी वॉलेट को जो है वो फ्रीज कर देता है, उसके फंड्स आगे पीछे मूव नहीं हो सकते। तो अगर हम सीबीडीसी नेटवर्क पे चले जाएंगे तो इस तरह हुकूमतों के पास इख्तियार आ जाएंगे कि अगर आप हुकूमती बयानिए से मुखालफ जाते हैं तो हुकूमत आपके सीबीडीसी के जरिए आपके सारी जमा पूंजी जो है वो फ्रीज कर सकती है। तो सीबीडीसी एक्चुअली गवर्नमेंट्स अपना ज्यादा कंट्रोल शहरियों पे डालने के लिए सीबीडीसी की तरफ जाएगी। ये अनकरीब ऐसे होगा, अगर जाएगा तो वो ज्यादा, मेरा ख्याल है जो जमा पूंजी महफूज करने वाले जो कंसर्न लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि मुखालफ ओपिनियन रखते हैं स्टेट से हटके, तो उनके लिए ये डेंजरस है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।